बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड ऑफ एंटीटेस्ट। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा मैक्रोमॉलिक्यूल्स की, चैप्टर नंबर 14 सेकंड ईयर केमिस्ट्री। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स में जो सिलेबस आउटलाइन में हमारे पास कंटेंट्स मौजूद हैं बेटा, उसमें है पॉलीमराइजेशन प्रोसेसेस और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा मैक्रोमॉलिक्यूल्स में पॉलीमराइजेशन प्रोसेसेस। हम बेटा अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मोनोमर्स यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में यूनाइट होते हैं बाय वन और द अदर वे, तो लार्जर मॉलिक्यूल डेवलप होना शुरू होते हैं और एक सर्टन लेवल के बाद जाने के बाद हम उसको मैक्रोमॉलिक्यूल या पॉलीमर का नाम देते हैं। स्पेशली पॉलीमर उसको उस वक्त कहा जाता है जब उसका एक वेल डिफाइंड मोनोमर मौजूद हो और वो रिपीट होता हुआ हमें नजर आ रहा हो। तो बेटा W.H. कैरोथर इन 1929 में पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, द अदर वन इज टर्म्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेसेस। बेटा आप जानते हैं कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स को दो मेजर क्लासेस में डिफाइन किया जा सकता है। नंबर वन नेचुरल पॉलीमर्स एंड द अदर वन आर सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो बेटा नेचुरल पॉलीमर्स आमतौर पर देखा गया कि वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से वजूद में आ रहे हैं, जबकि जो हमने सिंथेटिक पॉलीमर्स बनाए हैं उनमें मेजॉरिटी उनसे है ना वो एडिशन पॉलीमराइजेशन की है। स्पेशली जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, जब कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो और उसकी वजह से पॉलीमराइजेशन हो रही हो, तो ये आमतौर पर एडिशन पॉलीमराइजेशन की वजह से होती है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। क्लीवेज ऑफ द कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से वजूद में आते हैं। और जाहिर बात है फ्री रेडिकल भी तो कहीं से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो दीज फ्री रेडिकल्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कैटलाइज्ड बाय द थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स टू द फ्री रेडिकल्स। यानी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स को हम ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। पेरोक्साइड का मतलब होगा एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। हम बेटा ये बात ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज फास्फोरस पेंटॉक्साइड, जब उनको बॉयल किया जाता है उसमें तो ये डिहाइड्रेट होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और दोनों जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एसिड एनहाइड्राइड्स डेवलप करते हैं। इन एसिड एनहाइड्राइड्स को बाय वन और द अदर वे एक और ऑक्सीजन उनके दरमियान इंट्रोड्यूस कर दी जाए, जैसे कि इस फार्मूला में नजर आ रही है आपको, तो देन दे आर टर्म्ड एज पेरोक्साइड्स। यानी इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स पेरोक्साइड्स का नाम देते हैं। तो ये जो बेटा पेरोक्साइड्स हैं इनको या तो थर्मली डिकम्पोज किया जा सकता है या ये इनमें से कुछ ऐसे हैं जो फोटोकेमिकली भी डिकम्पोज हो जाते हैं। और इनसे आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 1 जो इनिशिएशन स्टेप लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास ये एक पेरोक्साइड मौजूद है, ये डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होने के बाद हमारे पास ये कार्बोक्साइल फ्री रेडिकल डेवलप कर रहा है। ये जो कार्बोक्साइल फ्री रेडिकल है ये इटसेल्फ अनस्टेबल है और ये अल्काइल फ्री रेडिकल में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेटा इसका इनिशिएशन स्टेप है। अब ये इनिशिएशन स्टेप में जो आर फ्री रेडिकल डेवलप हुआ है ये असल काम शुरू करता है। तो ये देखिए यहां पर ये हमारे पास बेटा स्टाइरीन का मॉलिक्यूल है। दिस वन इज स्टाइरीन। हम कह सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ पॉलीस्टाइरीन। तो बेटा स्टाइरीन के मॉलिक्यूल पे ये अल्काइल फ्री रेडिकल अटैक करेगा। रिमेंबर दिस एडिशन फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। ये देख सकते हैं आप कि ये पोर्शन एक ओलिफिनिक डबल बॉन्ड है यानी अल्कीन है, एक तरफ 2 हाइड्रोजन है एक तरफ 1 हाइड्रोजन है और ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन की वजह से जब ये फ्री रेडिकल इस पर ऐड होगा तो ये उस कार्बन पर जाएगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और हमारे पास आ गया RCH2 CH C6H5 डॉट, एक बड़ा फ्री रेडिकल डेवलप हो गया। ये अल्काइल फ्री रेडिकल था, ये एज ए होल भी अल्काइल फ्री रेडिकल ही है, लेकिन इसका साइज पहले वाले फ्री रेडिकल से खासा बड़ा है। ये अल्काइल बड़ा फ्री रेडिकल
अब फिर एक और स्टाइरीन मॉलिक्यूल से टकराएगा, उससे बड़ा एक फ्री रेडिकल डेवलप हो जाएगा और इस तरह ये एक दूसरे के अंदर कनेक्ट होते होते एक बहुत बड़े फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे और अल्टीमेटली फिर हम इसको टर्मिनेट करेंगे। तो हम अल्काइल फ्री रेडिकल्स की अमाउंट्स को इंक्रीज करेंगे। जब अल्काइल फ्री रेडिकल की अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो ये जो फ्री रेडिकल है जिसमें n नंबर ऑफ ये स्टाइरीन मॉलिक्यूल जुड़ चुके हैं, इसमें ये अल्काइल फ्री रेडिकल जुड़ेगा और हमारे पास पॉलीस्टाइरीन आ जाएगी। या सम टाइम ऐसा भी होता है कि यही फ्री रेडिकल इसी तरह से एक और फ्री रेडिकल से डेवलप हो जाता है और हमारे पास पॉलीस्टाइरीन आ जाती है। बेटा पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथाइलीन, पॉलीविनाइल एसीटेट वगैरह वगैरह, ये सारे इसी एडिशन पॉलीमराइजेशन को फॉलो करते हैं और ऑल एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस फॉलो द फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म्स। और ये एक फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नजर आ रही है जो कि मार्कोनिकोव रूल को भी ओबे करती नजर आ रही है। देन फॉलोज द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। सेकंड वन इज द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि आमतौर पर नेचुरल पॉलीमर्स यानी तमाम किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज यूनिट या आप कह लें कि स्मॉलर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ग्लूकोज टाइप, ये आपस में जुड़ते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है और फिर वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली प्रोटीन के केस में भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली पॉलीपेप्टाइड्स में भी ऐसा ही होता है और इस तरह तकरीबन तमाम किस्म के नेचुरल पॉलीमर्स में ऐसा ही हो रहा है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो रही है, कहीं वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, कहीं कोई छोटा सा मेथनॉल का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, कहीं कोई अमोनिया का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, समटाइम कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होता है और ये आपस में यूनाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में दर हकीकत म्यूचुअल रिएक्शन होता है ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, स्पेशली आप ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं विच आर टर्म्ड एज पॉलीसैकेराइड्स, तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो दूसरी तरफ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और वो दोनों आपस में मिलकर ईथर लिंकेज डेवलप करते जा रहे हैं। सिमिलरली जब आप बात करते हैं बेटा प्रोटीन्स की, पॉलीपेप्टाइड्स की, तो उसमें एक तरफ अमीनो ग्रुप है तो दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप आपस में जुड़ रहे हैं। सिमिलरली इस तरह के बहुत सारे और भी हैं। यहां पर फिलहाल हम बात करेंगे बेटा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की और डायोल्स की। डायोल्स मीन इथेन डायोल, यानी एक ऐसा अल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। तो ये चूंकि दोनों एंड्स पर पॉलीमराइजेशन होती है इसलिए ये चेन दोनों एंड्स पर ग्रो करना शुरू कर देती है और बड़ी तेजी से पॉलीमराइजेशन होती है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन विद द डायोल्स, डायोल्स का मतलब होगा इथेन डायोल या कोई और डायोल जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं एट द रिस्पेक्टिव एंड्स ऑफ द कंपाउंड टू गिव पॉलीएस्टर्स। ये एडिशन आमतौर पर आयोनिक इन नेचर होती है, यानी बाकायदा एक तरफ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक तरफ से हाइड्रोजन मिलकर वाटर रिमूव होते हैं और फिर एक तरफ कैटायन डेवलप होता है, दूसरी तरफ एनायन डेवलप होता है और वो आपस में यूनाइट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंपाउंड लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटा। इस कंपाउंड का अगर आप आईयूपैक नेम लिखेंगे तो ये बनेगा बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इस पहले वाले कंपाउंड का आईयूपैक मैं रिपीट कर देता हूं, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और वो आपको इथेन 1,2 डायोल नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसका कॉमन नेम और उसका कॉमन नेम लिखेंगे तो पहले वाले का नाम है टेरिथैलिक एसिड, जबकि दूसरे वाले का नाम है इथिलीन ग्लाइकोल या सिंपली ग्लाइकोल। तो ये दोनों तरफ से ये देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सिल और अल्कोहल का हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनाते हैं, वाटर रिमूव होता है, ये इधर से भी रिमूव होता है, इधर से भी रिमूव होता है, इधर से भी रिमूव होता है, इसलिए 2n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं और हमारे पास पॉलीएस्टर डेवलप होता है। ये जो पॉलीएस्टर यहां पर डेवलप हुआ है इसका खुद का नाम है टेरिलीन। और पॉलीएस्टर मुख्तलिफ किस्म के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पॉलीएस्टर आमतौर पर फाइबर्स बनाते हैं और ये फाइबर्स फिर ब्लेंड की जाती हैं कॉटन या सिल्क के साथ ताकि कपड़े की जरूरियात, हमारी क्लोथिंग की जरूरियात को पूरा किया जा सके। ये तो था बेटा पॉलीमराइजेशन प्रोसेसेस। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यानी पूरा प्रोटीन है उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने स्ट्रक्चर्स। तो बेटा प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का
थ्री डायमेंशनल एनालिसिस करना जरूरी है, और जो आमतौर पर आप जानते हैं कि एक्सरे XRD उससे किया जाता है। आमतौर पर 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटीन्स की, जिसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी का नाम देते हैं। आसान सी बात है। प्राइमरी सीक्वेंस या प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है कि एक ऐसा प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड के लिंकेजेस सिंपली आपस में जुड़ते चले जाएं और एक लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड डेवलप कर लिया जाए, उसको हम प्राइमरी सीक्वेंस का नाम देते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बाद बेटा अब हम चलते हैं अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, और उसमें सबसे पहले आता है बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बेटा होता ही है कि जिगजैगिंग एंड कॉइलिंग होती है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में मौजूद नहीं थी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की जो एक सिंगल स्ट्रैंड चल रही है, वो इस तरह के मॉलिक्यूल आपस में अब जिगजैग होने लगते हैं और आपस में कॉइल होना शुरू होते हैं, तो फिर हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। और अगर यही 3D ट्विस्टिंग और फोल्डिंग शुरू हो जाए तो इसमें हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर आ जाता है, और कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं इनमें फिर हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आता है। मेनी प्रोटीन्स आर एक्चुअली असेंबलाइज ऑफ द मल्टीपल प्रोटीन चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो मल्टीप्लाई होनी शुरू होती हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन और हमारे पास मौजूद हैं DNA पॉलीमरेज वगैरह। ये बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के। तो बेटा अब आप यहाँ स्क्रीन पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स को ऑफ प्रोटीन्स को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अमीनो एसिड चेन्स आपस में किस तरह से जुड़ती हुई आपको नजर आ रही हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब बेटा हमारा आखिरी टॉपिक स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स दर हकीकत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन्स दर हकीकत डिराइव्ड प्रोटीन्स के जुमरे में आती हैं। इसमें आप जानते हैं कि 3 बेसिक यूनिट होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और फिर न्यूक्लियोटाइड की मल्टीप्लिकेशन से पूरा न्यूक्लिक एसिड DNA या RNA डेवलप होता है। DNA में और RNA में जो बुनियादी फर्क है वो है राइबोज शुगर का। तो राइबोज शुगर बेटा एक पेंटोज शुगर है, यानी एक मोनोसेकेराइड है जिसमें 5 कार्बन्स मौजूद होते हैं। ये इस तरह से साइक्लाइज होता है। आप देख सकते हैं कि RNA में राइबोज शुगर है जिसमें 1 2 ये दूसरे कार्बन आप देख सकते हैं, 1 2 दूसरे कार्बन आप देख सकते हैं हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद है। ये राइबोज शुगर है जो RNA में मौजूद होगी। जबकि डीऑक्सी राइबोज शुगर में आप देख सकते हैं उसी दूसरे कार्बन की हाइड्रोजन तो मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन यहां से गायब हो चुकी है। तो ये डीऑक्सी राइबोज कहलाएगा। ये DNA में मौजूद होगा, ये RNA में होगा और ये DNA मौजूद होगा। जबकि ये जो आपको बेटा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नजर आ रहा है इस चेन का, यहां पर ये अब जुड़ता है नाइट्रोजनियस बेस से, और ये जुड़ने के बाद आगे न्यूक्लियोसाइड बनाता है। बेटा दूसरा एलिमेंट इसका फास्फोरिक एसिड होता है, यानी H3PO4, जो कि जाहिर बात है RNA और DNA में दोनों में कॉमन है। तीसरा जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजनियस बेस। ये 5 इन टोटल होती हैं, यानी 5 नाइट्रोजनियस बेस हैं, और ये 5 में से 3 कॉमन हैं टू RNA एंड DNA, दोनों में मौजूद होंगी, RNA में भी। और कौन कौन सी? साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, ये तीनों RNA और DNA दोनों में मौजूद हैं। जबकि थायमीन सिर्फ DNA में मौजूद है, जबकि यूरासिल उसके बजाय सिर्फ RNA में मौजूद है। यानी हम ये कह सकते हैं कि DNA में टोटल 4 नाइट्रोजनियस बेस मौजूद हैं, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन एंड थायमीन। जबकि RNA में 4 मौजूद हैं, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन एंड यूरासिल। ठीक हो गया? तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस नाइट्रोजनियस बेस एंड दिस राइबोज शुगर इज नेम्ड एज न्यूक्लियोसाइड। और इसका स्ट्रक्चर अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड कैसा है। ये स्ट्रक्चर बेटा याद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में कहीं भी इसको मेंशन नहीं किया गया। लेकिन देख लेने से जरा कॉन्सेप्ट वाज़ेह हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि कौन सी चीज कहां पर कैसे यूनाइट हो रही है। इसके बाद आता है बेटा कि अगर इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसके साथ फास्फोरिक एसिड भी कंबाइन हो जाए, तो अब ये तीनों मिलकर बना देते हैं न्यूक्लियोटाइड, जो अब आपको नजर आ रहा है। तो पहले जो देख रहे थे आप वो न्यूक्लियोसाइड था, और अब आप क्या देख रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड, इसमें कोई एक नाइट्रोजनस बेस मौजूद होगा, राइबोज शुगर होगा और फास्फोरिक एसिड होगा, तो RNA बन जाएगा। ठीक है जी। और अगर डीऑक्सीराइबोज होगा तो DNA का पहला यूनिट बनेगा। अब ये यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं
राइबोस शुगर पूरे आरएनए स्ट्रैंड में कॉमन रहेगा, फास्फोरिक एसिड पूरे आरएनए स्ट्रैंड में कॉमन रहेगा, बार बार रिपीट होगा। लेकिन जो नाइट्रोजनस बेस है वो रिपीट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द आरएनए। तो वो आरएनए का एक लंबा सा स्ट्रैंड डेवलप हो जाता है। सिमिलरली डीएनए भी इस तरह है जिसमें डीऑक्सीराइबोस है। अब बेटा ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हमने पढ़ी हैं ये दो तरह की होती हैं। वन ऑफ देम आर नोन एज प्यूरिन्स, द अदर वन आर नोन एज पिरिमिडीन्स। तो इसमें से एडेनिन एंड गवानीन होती है ना बेटा, ये प्यूरिन्स होती हैं। दोनों का फार्मूला यही नहीं है, बल्कि इनमें कुछ कुछ अमेंडमेंट होती है। किसी जगह पर कार्बन की जगह पर कोई और ग्रुप लग जाता है, कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया, कोई और ग्रुप लग गया। तो ये एडेनिन एंड गवानीन दोनों प्यूरिन्स हैं, जबकि साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल ये पिरिमिडीन्स हैं। पिरिमिडीन्स आप देख सकते हैं बेटा सिंगल साइकिल है, जबकि प्यूरिन जो है वो डबल साइकिल है। लेकिन आप लोगों को जो बात केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में याद रखनी है वो ये है कि ये दोनों एरोमेटिक इन नेचर है और दोनों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। एरोमेटिक इन नेचर है और दोनों हेटेरोसाइक्लिक हैं। अब आते हैं हम डीएनए और आरएनए का फंक्शन। तो डीएनए क्या करता है कि डीएनए प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन और ये इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे पास करने में मदद भी करता है। और इसके अलावा डबल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए में वो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जिसकी को बड़ी आसानी से डुप्लीकेट किया जा सकता है, और इस डुप्लीकेशन प्रोसेस को रेप्लिकेशन का नाम दिया जाता है। और इस तरह ये हमारा टॉपिक मुकम्मल होता है बेटा। इसमें न्यूक्लिक एसिड पहली मर्तबा कब डिस्कवर हुए, वाटसन एंड क्रिक का यहाँ पर क्या जिक्र है, ये अगर आप बेहतर है कि इसको याद कर लें। वैसे तो जो एमडी कैट के स्टूडेंट है उन्हें ये याद ही होता है, तो अगर याद कर लें तो बेहतर रहेगा। तो बेटा ये था हमारा मैक्रोमोलेक्यूल्स का टॉपिक। इंशाअल्लाह अजीज हम अब टेस्ट की डिस्कशन के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।